जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक स्माइल के साथ में बताएंगे आप सब कैसे हैं। और सारे प्यारे बच्चों का पहली बात तो स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ है और हमारी पहले से क्लास होती थी जीएस की 3 बजे, और आज इसी टाइम पर फिर से इसकी एक नई शुरुआत और एक नई शुरुआत हुई है सीएचएसएल एग्ज़ाम और आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। यानी सीजीएल का जो मेंस होगा, सीएचएसएल का जो प्री होगा और साथ में सीएचएसएल का जो मेंस होगा, इसको टारगेट करते हुए प्यारे बच्चे हम इन क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे क्रम के अनुसार। एकदम से कहने का मतलब है कि अगर आपने पहली क्लास ध्यान से की है तो दूसरी क्लास में एक अलग कॉन्फिडेंस, और प्यारे बच्चे जब परीक्षा के दौर तक आप इस क्लास से जुड़े रहेंगे तो आप ही कहेंगे कि भैया इसका बहुत फ़ायदा हमको हुआ है। और जो पिछले स्टूडेंट है जो 3 बजे के सेशन से जुड़े रहे होंगे, उनको पता ही होगा कि ये परीक्षा के लिए जानी जाती है 3 बजे की क्लास, जिसकी शुरुआत आज हम नए लेवल से करने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, आज के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, मतलब अगर एसएससी के ट्रेंड की बात हम करते हैं तो एसएससी के ट्रेंड में प्यारे बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है। अभी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में क्या हुआ, आप सारे क्वेश्चंस को उठाइए, सिर्फ करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन अगर हम छोड़ दें, एक एक प्रश्न कॉपी किया हुआ है। तो एसएससी रिपीट करती है, अद्भुत क्वेश्चन भी पूछती है, नया जटिल क्वेश्चन भी पूछती है, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो अपने नए क्वेश्चन बनाने से बहुत कम बचते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या संभावना है क्वेश्चन बनने की, वो सारे प्यारे बच्चे मैं इस सेट में आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए इस सेट में करूं, उतनी ही ज़रूरत आपको भी होगी। यानी कि जब हम दूसरे सेट पर पहुंचे प्यारे बच्चे, हर 10 आपका 10 सेट के बाद में हम इसका रिवीजन कर रहे होंगे। जैसे ही हम 10 सेट पर पहुंचेंगे तुरंत हम रिवीजन करेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता रहे पिछले 10 सेट में आप क्या सीख चुके हैं। तो एक महा रिवीजन सेट इसका रहेगा, मतलब कि वो बीच में हम क्लास लेके आएंगे किसी दिन सैटरडे संडे में, रिवीजन की 2 घंटे 3 घंटे में हम सारा रिवाइज करेंगे जितना हम 10 दिन में पढ़ेंगे। बस आप लोग एक कॉपी उठा लो, रफ कॉपी हो चाहे आपके पास A4 शीट हो। प्लीज़ जो मैं तुमसे बोलूँ प्यारे बच्चे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द मैं जो इस पर लिखूंगा ना, वो उस एक एक शब्द की आपकी परीक्षा एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो एक भरोसे के साथ में मैं जान सकता हूं कि आप लोग जुड़े होंगे इससे, और भरोसे से ही बच्चा जुड़ता है हमेशा। आपके इस भरोसे को प्यारे बच्चे मैं पूरा करूंगा, और जितना मुझसे प्रयास इसमें हो सकेगा, परीक्षा के बाद की प्रश्न करने की वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आएगी, जैसा पहले से आती है बच्चों के, भविष्य में भी आएगी, और आप कहेंगे भैया बहुत फायदा हुआ। बस एक बार थम्स अप कर देंगे और थम्स अप करके बोलेंगे भैया वी आर रेडी। जब तक परीक्षा के हॉल में नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में साथ रहेंगे और मिलके बहुत कुछ नया सीखेंगे। और आपको एसएससी के प्रश्नों की एक आदत हो जाएगी कि कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, और आप बनाएंगे, प्रॉमिस। तो उसी एक प्रॉमिस के साथ में शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। हर रोज प्यारे बच्चे 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन का रेशियो कुछ इस तरह होगा कि हिस्ट्री के आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के भी इसी तरह, इकोनॉमिक्स के भी इसी तरह से, आपका करंट अफेयर्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। सबसे बड़ी वैल्यू है स्टैटिक जीके की। मैं आपको बता दूं, जीएस में सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको देनी है स्टैटिक जीके को, क्योंकि प्यारे बच्चे आप अगर ट्रेंड देखो सीएचएसएल का चाहे सीजीएल का, इस बार भी क्या हुआ सीजीएल में, सीजीएल प्रीलिम्स में आपका 6, 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। पिछले साल के सीएचएसएल को आप देखेंगे प्यारे बच्चे, 10, 11, 12, इवन 17 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 25 में से 17 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आप देखेंगे। तो वो सभी कुछ मैं कवर आप लोगों को कराऊंगा। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं क्लास को। और आज का प्यारे बच्चे जो सेशन है, इसको जानने से पहले आप लोगों के लिए सीएचएसएल बेस्ड कुछ क्लासेस हैं प्यारे बच्चे, जो सीएचएसएल और ये सीन 2 पे एक बार दिखा देंगे, और सीजीएल के लिए चलाई गई क्लासेस हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को नहीं भूलना है कि 8 जनवरी को सबसे पहली क्लास है। 8 जनवरी को प्यारे बच्चे राहुल तेवतिया सर आप लोगों के लिए 12 घंटे की क्लास है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और साथ में फिर उसके बाद में 14 जनवरी को आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी, ये सुबह 9 बजे से होंगी। ठीक है, ये आप लोगों को टाइम टेबल मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेंगे इसको। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ, नहीं दिख रहा है। मतलब पहली क्लास के बारे में आप जाने, राहुल तेवतिया सर की क्लास है पहली 8 जनवरी को, उसके आगे का शेड्यूल वही आपको बता देंगे कि कौन सी क्लास वो आगे लेंगे। तो अभी शुरू करते हैं इधर उधर की बातें छोड़ के। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो साबित होगी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया।
वो कौन सी धातु थी जिसका मानव ने प्रयोग किया? तो बोलेंगे सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहे का प्रयोग किया। तो क्या आंसर आएगा? सभी बच्चों का आंसर आया कि भैया जी सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया। तो मनुष्य की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, सबसे पहले कॉपर के बाद में प्यारे बच्चे जो हम आए आपका, तो कॉपर के बाद में कौन सा हमने प्रयोग किया? फिर हमने ब्रॉन्ज का प्रयोग किया। किसका? ब्रॉन्ज का प्रयोग किया। और उसके बाद में प्यारे बच्चे आयरन का प्रयोग हमने किया। यानी मानव सभ्यता तांबे से चली, तांबे से हम आए प्यारे बच्चे कहाँ पर? कांसे पर आए। और कांसे से प्यारे बच्चे हम आए आपका लोहे पर। कहाँ पर? लोहे पर आए। एक क्वेश्चन पूछा है एसएससी जेई 2020 ने ही, जिन बच्चों ने देखा होगा या एग्जाम दिया होगा, तो क्वेश्चन था मानव द्वारा प्रयोग पहली मिश्र धातु। कोई पोल नहीं, पोल की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह की, बस आप क्वेश्चन देखें, नोट करें अच्छे से, एक एक शब्द आपका नोट होना चाहिए। जानते हैं तो कुछ नोट ना करें, नहीं जानते तो मेहनत करें। तो पहली मिश्र धातु बोले तो प्यारे बच्चे द फर्स्ट अलॉय यूज्ड बाई ह्यूमन, वो पहला अलॉय कौन सा था? पहला अलॉय मानव जाति ने कौन सा प्रयोग किया था? तो आपका आंसर आना चाहिए, अलॉय पूछेगा तो हम कहेंगे कांसा, लेकिन उसने क्या पूछा? मेटल पूछा है। धातु पूछिए तो तांबा होगा। क्या भैया कांसा एक अलॉय है? हाँ जी, अलॉय आप जानते ना प्यारे बच्चे, जो एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने। तो ये जो आपका कांसा है ये किससे मिलता है? कॉपर प्लस टिन से मिलकर के बनता है। Cu बोले तो कॉपर और Sn बोले तो ये टिन होता है। ठीक है, टिन होता है। लोहयुगीन, लोहे का प्रयोग हमने किया वैदिक सभ्यता में। कांसे का प्रयोग हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, तो प्यारे बच्चे क्या कहेंगे? वो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी, यानी उस समय पर कांसे का प्रयोग हुआ। तो भैया तांबे का प्रयोग तो फिर उससे भी पहले हुआ। हाँ जी, तो क्या कहेंगे? तांबे का प्रयोग मनुष्य ने 10,000 बीसी में किया था। कब? 10,000 बीसी, जिसको कुछ इतिहासकार 9,000 बीसी भी कहते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? क्वेश्चन समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मौर्य काल में, इन मौर्यन पीरियड, एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? जो एग्रोनोमी ऑफिसर्स थे वो किस फील्ड से रिलेटेड थे मौर्य काल में? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे माप और तोल। बच्चे आपका कोई भी डाउट है किसी चीज़ को लेकर के, फॉर्म, एग्जाम, उसके लिए कॉलिंग टीम है। कॉलिंग टीम का नंबर आप एक बार कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। ये नंबर आप सेव कर लो अपने फ़ोन में। कोई भी जानकारी आपको लेनी है कॉलिंग टीम के पास आप फ़ोन करें, ठीक है? और 6 बजे तक ही फ़ोन करें, 9 से 6। वो आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्लास में आप आएँ तो क्लास को आप पूरे फोकस से इधर उधर का सब कुछ छोड़ के एक टारगेट बना करके पढ़ें। तो क्या बोलेंगे? माप और तोल का अधिकारी था, प्रशासन प्रबंध का था, मार्ग निर्माण का था, या फिर राजस्व प्रबंध का था? तो क्या बोलोगे भैया? वो मार्ग निर्माण का एक अधिकारी था। किसका? मार्ग निर्माण का। बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं वो सारे गलत हैं। मार्ग निर्माण क्या होता है? रोड कंस्ट्रक्शन। किससे संबंधित था वो? रोड कंस्ट्रक्शन। इस बात का भैया हमको कैसे पता चला? हमको इस बात का ऐसे पता चलता है जब हम इतिहास में पढ़ते हैं प्यारे बच्चे मौर्य काल। क्या पढ़ते हैं? मौर्य काल, यानी कि हम मौर्य डायनेस्टी को जब पढ़ते हैं, मौर्य डायनेस्टी को जब प्यारे बच्चे हम पढ़ते हैं, तो मौर्य डायनेस्टी से मतलब है कब से कब तक जी? तो प्यारे बच्चे इनका जो शासनकाल रहा आपका, इनका शासनकाल रहा 322 से लेकर के 185 बीसी तक। यानी कि भारत में कुल 137 वर्षों का इनका शासनकाल रहा। 137 वर्षों का शासन है किनका? मौर्य काल का। ये मौर्य काल भैया आया कहाँ से था? तो मौर्य काल के बारे में प्यारे बच्चे, जो मगध है हमारा, क्या मगध के बारे में सुना है? यस और नो? मैं एक बार बोले आप मगध के बारे में जानते हैं? तो एक बार सारे प्यारे बच्चे मुझे बताएं ताकि मैं ये जान पाऊं कि हमारा बच्चा अभी कॉमन तैयार है थोड़ा बहुत या नहीं। तो एक बार बोलेंगे यस यस, तो इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे कॉमन जानकारी रखते हैं। तो मगध 16 महाजनपदों में से एक था। तो मगध पर प्यारे बच्चे 4 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो पहला कौन सा वंश था मगध साम्राज्य पर? तो हर्यक वंश था। दूसरा वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश था। ये क्रम बहुत पूछा जाता है। तीसरा प्यारे बच्चे कौन सा था? आपका नंद वंश था।
और नंद वंश के घनानंद के बाद में गद्दी पर कौन आए थे? तब मौर्य आए थे। अभी हम मौर्यों के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, हम अगर मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, एक बार आप बताएं। तो मौर्य साम्राज्य शुरू होता है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य से। किन से? चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? ये फाउंडर था प्यारे बच्चे। ये कौन है? ये फाउंडर है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में प्यारे बच्चे कौन आया? आपका बिंदुसार आया। क्या बोलोगे? बिंदुसार। और तीसरा इसमें आया द ग्रेट अशोका, जिसको हम कहते हैं अशोक, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर आए प्यारे बच्चे, तो किस वर्ष आए होंगे? 322 में आए। 322 से लेकर के 298 तक गद्दी पर रहे, यानी 24 सालों तक आपका गद्दी पर रहे। क्या बोलेंगे? 24 सालों तक गद्दी पर रहे। 298 से प्यारे बच्चे आपका 273 तक कौन रहा? आपका बिंदुसार रहा। और अशोका 273 से लेकर के 232। यहां पर आपका बहुत मतभेद है इसको लेकर के। हम कहते हैं भैया 273 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 वर्ष अशोक ने संघर्ष में गुजारे। तो यहां इसीलिए टाइम पीरियड लेते हैं 269, जो सबके द्वारा मान्य है। अशोक गद्दी पर कब बैठा? बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अशोक गद्दी पर कब बैठा? तो 269 से 232। ठीक है, ये बात हुई हमारी किसकी? ये बात हुई हमारी लगभग आपका किसकी? मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कोई आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ये मौर्य ट्री हो गया। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके समय पर एक व्यक्ति आया था मेगस्थनीज। बोलेंगे मेगस्थनीज किसके दरबार से संबंध रखता था? तो आप कहेंगे जो मेगस्थनीज था भैया, वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार से संबंध रखता था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। मेगस्थनीज की प्यारे बच्चे बुक है। बुक का क्या नाम है? इसकी बुक का नाम है इंडिका। और इंडिका में इसने क्या लिखा है? कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इंडिका में किसका वर्णन है, यानी इंडिका में क्या बताया गया है? तो आप कहेंगे उसमें बताया गया है भैया पाटलिपुत्र का प्रशासन। क्या बताया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। बोलेंगे एक बार, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र उसमें बताया गया है। अच्छा, ये साहब क्या कहते हैं इसमें इंडिका में? अब आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भैया कि मेगस्थनीज ने क्या क्या बताया था? तो मेगस्थनीज महोदय क्या कहते हैं आपका? मेगस्थनीज ने कहा जो इंडियन सोसाइटी थी, जो भारतीय समाज था, वो भारतीय समाज 7 वर्गों में, यानी कि 7 जातियों में, क्या बोलेंगे? 7 वर्गों में, और 7 वर्गों के साथ में 118 ट्राइब्स, यानी कि 118 जनजातियों में, और साथ में आपका प्यारे बच्चे 58 नदियों का जिक्र इसने किया। क्या बोलोगे? 57 क्या बना गए इसने? बोला कि सोसाइटी 7 वर्गों में बटी हुई है। 118 बता दी ट्राइब्स, और 58 नदियों के बारे में बताया। और बताए प्यारे बच्चे 2 अधिकारी जो हमारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। 2 अधिकारी क्या बोले? एक तो बोला एग्रोनोमई। क्या बोला? एग्रोनोमई। और साथ में एक बोला एरिस्टोनोमई। क्या बोला? एरिस्टोनोमई। ये 2 अधिकारियों का जिक्र इसने किया। कौन से 2 अधिकारी थे प्यारे बच्चे? बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे? एग्रोनोमई एंड एरिस्टोनोमई। भैया एग्रोनोमई से क्या मतलब था? तो एग्रोनोमई वो अधिकारी था जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को देखता था। आपका एग्रीकल्चर, सिंचाई जो ड्रिपिंग होती थी आपका, सिंचाई को देखता था। और साथ में प्यारे बच्चे सड़क निर्माण, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा मार्ग निर्माण, यानी कि रोड बिल्डिंग का काम यही देखता था। फिर भैया ये जो दूसरा था एरिस्टोनोमई, ये भी कुछ काम करता था या नहीं? ये उद्योग और व्यापार की चीजों को देखता था। उद्योग, व्यापार, ठीक है, कर क्या बोलेंगे? टैक्स को यही देखता था। और विदेशियों की देखभाल यही करता था। कोई दिक्कत? एक बार आंखें बंद करके सोचेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। तो मैंने आपको बताया मौर्य साम्राज्य कहाँ आया? मगध पर। हर्यक, शिशुनाग, नंद के बाद में आया। मौर्य वंश में प्यारे बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंबिसार, फिर अशोक। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके समय प्यारे बच्चे कौन आया? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया। कौन? मेगस्थनीज। उसने लिखी इंडिका। इंडिका से हमको ये सारी चीजें पता चलती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात बताएंगे एक बार कि ये सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर को दरअसल में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था 305 बीसी में। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट आ गया, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर, किसका? कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? वो कौन सा प्रांत था जिसका शासक हटा दिया गया? बोलेंगे एक बार, ठीक है। आगे बोलेंगे भाई AK-47 को ब्लॉक किया जाए। चलो भाई आगे आएंगे। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? करना मत, मजाक कर रहा हूं बेटा पढ़ लो ध्यान से, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। एक प्रश्न के पीछे 10 मिनट नहीं, एक प्रश्न के पीछे मैं 20 मिनट भी देता हूं, मैं एक प्रश्न के पीछे 30 सेकंड भी देता हूं। वो प्रश्न की इंपोर्टेंस पर डिपेंड करता है। तो बात आती है किस एक का शासक हटा दिया गया? आप कहेंगे कि भैया अवध का शासक हटा दिया गया। किस ईयर में? तो 1856 आपका आंसर आना चाहिए। 1856 में हटा दिया गया। कब? 1856 में। कौन था यहां पर? तो क्या बोलेंगे? AK-47 एक बार आंसर बताएंगे। यहां पर अवध में कौन था 1856 में? किसको हटा दिया गया? तो प्यारे बच्चे हम बात करते हैं किसकी? डलहौजी की। द डॉग डलहौजी की बात हम करते हैं, जिसको ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत बड़ा अधिकारी समझा। तो ये डलहौजी भारत में है 1848 से 56। कभी प्यारे बच्चे आपसे पूछूं ना तो नींद में बताना डलहौजी 1848 से 56। क्या बोलेंगे? डॉग डलहौजी 1848 से 56। तो जितने भी इस बीच में काम हुए, इसने भारत के राज्यों को हड़पा। उस पॉलिसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम उसको बोलते हैं। राज्य हड़प नीति हम इसको कहते हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इसको सम्मानित किया। राज्य हड़प नीति इसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। इसी को प्यारे बच्चे आपका व्यपगत सिद्धांत कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? व्यपगत सिद्धांत, जो इसने राज्यों को हड़पा। अनेक्सेशन पॉलिसी इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे? अनेक्सेशन। अनेक्सेशन समझते हो ना, कि हड़प लेना, अपने कब्जे में ले लेना। अनेक्सेशन पॉलिसी किसको कहते हैं? हम इसी को कहते हैं। तो ये सब किसके थे? ये थे आपका प्यारे बच्चे डलहौजी के काम, भारत के राज्यों को हड़पा। सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसको हड़पा गया? तो पहला राज्य प्यारे बच्चे इसमें सतारा बना, महाराष्ट्र का। क्या बोलेंगे? पहला राज्य सतारा था, 1848 में हड़पा गया। उदयपुर कभी मत भूलना, उदयपुर को इसने कब हड़प लिया था? उदयपुर को 1852। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या बोला था? अपनी झांसी नहीं दूंगी, 1853 में। और ये अवध इन्होंने फाइनली। तो ये क्या करता था? जिन राजाओं की अपनी बेटी नहीं थी, तो इसने गोद लेने को क्या बोल दिया? गोद लेने को इसने निषेध कर दिया। बोले क्या? क्या बोलेंगे? इसने निषेध कर दिया। और निषेध करके ये क्या कहता है कि आपका अपना बेटा नहीं है, आपका अपना बेटा नहीं है, तो आपका गद्दी पर कोई वारिस नहीं होगा, वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगा। यही हुआ ना, रानी लक्ष्मीबाई की, उनके जब पति गंगाधर राव की मौत हो गई तो उनका बेटा दामोदर राव तो इन्होंने गोद लिया, तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। 1856 में था वाजिद अली शाह अवध का। वाजिद अली शाह, इसी तरह से इनके साम्राज्य को इन्होंने दत्तक पुत्र नहीं, क्या बोला? कुप्रशासन, मिसरूल बोला, कुप्रशासन। और प्यारे बच्चे किसकी रिपोर्ट पर? आउट्रम की रिपोर्ट पर। किसकी रिपोर्ट पर? आउट्रम की रिपोर्ट पर क्या बोले कि भैया अब हमको ये तुम्हारा एरिया चाहिए। तो ये तो राज्य हड़प नीति हुई, ठीक है, ध्यान से देखना। अब डलहौजी को किसके लिए जाना जाता है? डलहौजी ने भारत में क्या शुरू किया? भारत के माल को ढोने के लिए, बाहर सीमाओं तक पहुंचाने के लिए रेलवे शुरू करवाई। रेलवे का जनक यही है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। अपने सैनिकों के लिए इसने सारी जो अपनी व्यवस्था थी उनसे बात करने के लिए इसने प्यारे बच्चे डाक और तार का चलन करवाया। डाक तार चलन इसी ने करवाया, ठीक है। विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से जो प्यारे बच्चे विडो होती थीं उनकी शादी, पहले समाज में उनकी बड़ा बेकार जीवन था, विधवाओं को अछूत समझा जाता था। तो विधवा विवाह ड्राफ्ट किसके समय पर तैयार हुआ? इसी के समय पर तैयार हुआ, ठीक है। जो शिमला थी उसको इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। बोला गर्मियों में कौन सी राजधानी? गर्मियों में जो राजधानी होगी, समर कैपिटल जो होगी प्यारे बच्चे, वो इसने शिमला को बनाया। किसने बनाया था? आप कहेंगे भैया डलहौजी ने बनाया था। ये सभी इंपॉर्टेंट काम है डलहौजी के समय। और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था आपका क्या प्यारे बच्चे इसके समय पर? वुड डिस्पैच। बहुत पूछा जाता है वुड डिस्पैच कब आया था। तो ये सभी डलहौजी के समय के काल है। 1854 में आया था वुड डिस्पैच। डाक तार प्रवाह 53 के समय की होगी। रेलवे 1853 का हो गया। विधवा विवाह ड्राफ्ट ये प्यारे बच्चे 1856 का है, हमेशा याद रखेंगे।
तो वुड डिस्पैच किसके लिए था? वुड डिस्पैच इसको बोलते हैं क्या? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। पूछा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अग्नि, क्या बोलोगे? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा यानी कि घोषणा पत्र। इसमें भारत की शिक्षा को 3 हिस्सों में बांट दिया, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय। सोचते हो ना आप, जैसे नर्सरी में आप पढ़ते हो, फिर उसके बाद आपकी माध्यमिक शिक्षा हो जाती है, फिर उसके बाद कॉलेज वाली, तो 3 में इसने बदल लिया। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लीज पुष्पांजलि मैं आपसे कह चुका हूँ, कॉलिंग टीम से बात करिए। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पर। बोलेंगे भाई निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? कौन है जो समुद्रों में सबसे गहरा बिंदु है? बोलेंगे भी फटाफट से। बोलेंगे टोंगा खाई, मरियाना खाई, फिलीपीन खाई या फिर केरमाडेक खाई। कौन सी खाई है जिसको सबसे गहरा माना जाता है? और बी आंसर प्यारे बच्चों का आता हुआ मरियाना खाई, जो कहां पर है? आपकी प्रशांत महासागर में है। कहां पर है? हमेशा याद रखेंगे प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई एक बार बोलेंगे तो आंसर आना चाहिए आपका 11,022 मीटर गहरी है ये, 11,022 मीटर गहरी। और कौन से महासागर में है प्यारे बच्चे ये? तो आप कहेंगे भैया पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, यानी वेस्ट प्रशांत में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसी का प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं। इसी को हम चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरियाना गर्त बोले, गर्त का मतलब होता है ट्रेंच, ट्रेंच मतलब गहराई। तो दुनिया में सबसे गहरा यही है। जैसे एवरेस्ट सबसे ऊंचा है ना 8,848, तो दुनिया में सबसे ऊंचा तो है 8,848, और दुनिया में जो सबसे गहरा है वो है 11,022 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी एसएससी पूछ चुकी है, मैं आपको हमेशा बताता हूं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो कितनी हो गई? लगभग ये 11,000 और 8,000, यानी कि लगभग 20 किलोमीटर बैठती है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? कौन सा है जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? क्योंकि उसमें से क्या होता रहता है? एक वॉल्केनो है जिसमें से हर समय उद्गार होता रहता है, और उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे स्ट्रोम्बेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोम्बेली बोलते हैं। तो हमेशा उद्गार होगा, तो हमेशा उद्गार होगा तो क्या बोल देंगे भैया? ये आपका कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। कैसा बोलते हैं हम इसको? एक्टिव स्ट्रोम्बेली हो गया। यानी कि एक्टिव में हम क्या बोल सकते हैं इसको प्यारे बच्चे? सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। ये कैसा? सक्रिय हो गया। एटना बताएंगे कहाँ का है, तो एटना क्या बोलोगे? ये इटली का है। स्ट्रोम्बेली कहाँ का है? ये भी इटली का है। पेली कहाँ का है? इटली फ्रांस सीमा पर है। विसुवियस कहाँ का है? ये भी इटली का है। लेकिन ये कैसा है प्यारे बच्चे? ये सुसुप्त है, सोता हुआ है। जैसे तुम सोते रहते हो ना, बाकी सब एक्टिव है। ये कैसा है? विसुवियस सुसुप्त है। पूछा जाता है कई बार सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? जो नींद में रहता है आपका। ठीक है, तो ये क्या है? सुसुप्त है, सोता हुआ, इनएक्टिव है। क्या बोलेंगे? इनएक्टिव। और बाकी सारे क्या हैं? आपके एक्टिव हैं। अब तुम मुझे बताओ, जो स्ट्रोम्बेली है इतना चर्चित है, प्यारे बच्चे मुझे बता दो आप, स्ट्रोम्बेली किस द्वीप पर स्थित है? कौन से द्वीप पर स्थित है? और आप ही के CHSL में पूछा गया 2021 में, स्ट्रोम्बेली किस द्वीप पर स्थित है? तो कौन सा द्वीप है? लिपारी द्वीप। क्या बोलोगे? लिपारी आइलैंड पर है ये। कौन से आइलैंड पर है प्यारे बच्चे? लिपारी द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है, कौन सा? लिपारी द्वीप। मुझे बताएंगे सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी प्यारे बच्चे आपका कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, जो कोटोपैक्सी है ये कहां पर स्थित है? बहुत पूछा जाता है। कोटोपैक्सी वोल्कानो। क्या बोलोगे? कोटोपैक्सी वोल्कानो हो गया आपका। तीसरा आप बता दो मुझे, और क्या पूछ सकते हैं? किलायू पूछ सकते हैं आपसे। किलायू वोल्कानो कहाँ पर है? चौथा मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसमें, कोलिमा कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? कोलिमा वोल्कानो कहाँ पर है? ये आप आंसर एक बार मुझे कर देंगे। बोलो भाई, आंसर आने चाहिए बहुत जबरदस्त। क्या बोलेंगे? कोटोपैक्सी भैया जी सबसे बड़ा तो ओजस डोल सैलाडो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, तो ओजस डेल सैलाडो सबसे बड़ा नहीं है। अभी सबसे बड़ा क्या बोलोगे आप? मोना लोआ है। कौन सा? जिसमें अभी विस्फोट हुआ, मोना लोआ USA का।
ठीक है। ओजस डेल सेलाडो इससे पहले हुआ करता था। कोटोपैक्सी कहाँ का है? ये इक्वाडोर का है प्यारे बच्चे, इक्वाडोर। किलायू की अगर हम बात करते हैं, ये एक्टिव है यूएसए का। कोलिमा कहाँ का है? ये भी यूएसए का आपका वॉल्केनो है, ये याद रखने आप लोगों को। ऐसे बहुत सारे वॉल्केनो आएंगे, मैं आपको उनके बारे में बताता रहूंगा, ठीक है। रितेश कुमार यादव जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, ओजस डेल सेलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, एकदम से सही आंसर आपने दिया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, ये अजीत सर आपको पढ़ाएंगे कि जो सूची होती है, एक तो संघ सूची होती है, ठीक है, एक राज्य सूची होती है और एक होती है समवर्ती सूची, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय उनको हम बोलते हैं, हमका जो 52 विषय हैं, उन 52 विषयों को प्यारे बच्चे जो समवर्ती सूची है, इसको कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर कनाडा? तो क्या बोलेंगे? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और प्यारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया से कभी भी आपसे पूछे व्यापार के बारे में, व्यापार छोड़ो, व्यापार कभी पूछा नहीं जाता, हम इसमें लिख सकते हैं संयुक्त बैठक। क्या बोलेंगे? संयुक्त बैठक, जो जॉइंट मीटिंग होती है, ये भी हमने कहाँ से ली है? संयुक्त बैठक, जिसके बारे में आर्टिकल आप लोग बताएंगे कौन से आर्टिकल में बताया गया है संयुक्त बैठक को। फटाफट से उम्मीद करूंगा एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। और इटली की अगर हम बात करें, इटली से हमने क्या लिया? कोई प्रमुख बात हमने नहीं ली। कनाडा से प्यारे बच्चे हमने केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति? केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये लिए हमने। और साथ में राज्यपाल को हमने कहां से लिया? राज्यपाल को प्यारे बच्चे हमने कनाडा से लिया। कहां से? कनाडा से लिया, ठीक है। सोवियत संघ, रूस हमारा दोस्त है, अपना कर्तव्य निभाता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, क्या बोलोगे? मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? ये सारे रूस से लिए। और प्रस्तावना है ना हमारी, प्रिएम्बल, प्रस्तावना में प्यारे बच्चे हमने जो न्याय की बात ली है, न्याय, वो कहां से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए। यानी मैंने आपसे बोला प्यारे बच्चे, क्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और प्रीएम्बल में जो जस्टिस की बात है, ये हमने सोवियत संघ से ली है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं हमारे, आप लोग मुझे बताना जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं पूछूं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, ये हमने कहाँ से लिया है? वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने किस देश से लिया है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चे, डीपीएसपी हमने कहां से लिए हैं? तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार बोलते हैं। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से हमने लिए हैं? ठीक है। चौथा मैं आपसे पूछता हूँ, राज्यसभा में 12 सदस्य, क्या बोलते हैं, जो 12 सदस्य नामांकित होते हैं, 12 सदस्य नामांकित, ये हमने कहाँ से प्रक्रिया ली है? ठीक है, ये आपको बताना है। और पांचवा, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है? एकल नागरिकता, ये सारी चीज आपको बतानी है। तो उपराष्ट्रपति की प्यारे बच्चे जब हम बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप कहेंगे यूएसए। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, जिनका वर्णन मिलता है आर्टिकल 36 से 51। कहाँ तक? आर्टिकल 36 से 51। इसको हमने आयरलैंड से लिया है। और जो मेरे पुराने छात्र होंगे, एक अपना चर्चित प्रश्न रहा है और मैं देखना चाहूंगा कितने प्यारे बच्चे उसका आंसर कर पाएंगे। आयरलैंड से तो हमने लिया और बच्चे समझ भी गए होंगे आयरलैंड के किस अनुच्छेद से हमने लिए। अब मैं आपका कमेंट सेक्शन में आंसर देख पाऊंगा तो मुझे यहां पर पता चलेगा अपने कितने पुराने छात्र यहां पर हैं। बोलेंगे भी फटाफट से। अच्छा, थम्स अप करके बताओ कौन कौन अपने इस प्रैक्टिस सेशन के स्टूडेंट पहले से रहे हैं, जो पिछले महीने, 2 महीने, 4 महीने से इसमें जुड़े हों, 6 महीने से। तो ये अनुच्छेद 45 से लिए गए हैं। एकदम से ठीक है, एकदम से गजब है। ठीक है, मैं समझ चुका हूं प्यारे बच्चे। तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की बात करेंगे, ये यूएस से करता है। राज्यसभा में ये प्यारे बच्चे आयरलैंड से लिए हैं हमने। और एकल नागरिकता हमने कहां से लिए है? ये ब्रिटेन से हमने ली है। कहां से? ब्रिटेन से हमने ली है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित
क्या पूछ लेगा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट आंसर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा उद्देशिका में नहीं आता है? उद्देशिका पढ़ी है आपने, आप लोगों ने प्रीएम्बल पढ़ी होगी प्यारे बच्चे। प्रीएम्बल, हाँ भैया हमने खूब पढ़ी है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल शुरू होती है हम भारत के लोग से, एसएससी पूछ चुका है, हम भारत के लोग। तो इसमें बात करें विचार की स्वतंत्रता है क्या? बोले भाई आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं पर की गई है? आप कहेंगे भैया नहीं, कोई इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं की गई। कितनी स्वतंत्रता बताई गई है? 5 स्वतंत्रता बताई गई हैं। कितनी फ्रीडम बताई गई हैं प्यारे बच्चे? 5 स्वतंत्रता बताई गई हैं, जिसमें से एक तो है आपका विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास की, चौथी प्यारे बच्चे धर्म की स्वतंत्रता है, और 5वीं है आपकी उपासना, जो वर्शिप आप करते हैं, जो पूजा आप करते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। तो फिर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है क्या? नहीं जी, आर्थिक क्या है फिर? तो आप कहेंगे आर्थिक भैया जी न्याय की बात की गई है। 3 तरह के न्याय बताए गए प्यारे बच्चे, 3 तरह के जस्टिस की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कैसा? सोशल जस्टिस, ठीक है, और आपका राजनीतिक, क्या बोलोगे, राजनीतिक न्याय की बात, और साथ में आर्थिक क्या था प्यारे बच्चे? न्याय था। ये 3 क्या बताए गए हैं? ये 3 न्याय बताए गए हैं। तो पूछता है कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रीएम्बल में प्यारे बच्चे? 5 प्रकार की। अब तुम मुझे बताओ उद्देशिका को अपनाया कब गया, और संविधान का परिचय पत्र इसको किसने कहा? किस तारीख को अपनाया गया? बोले संविधान का जो परिचय पत्र था, यानी आइडेंटिफिकेशन लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा? किसको? आपका प्रीएम्बल को। तो क्या बोलोगे? ये थे जी पालकी वाला साहब। कौन थे? पालकी वाला साहब थे। तो ये हमेशा याद रखना है आपको। जस्टिस हो गए, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, और स्वतंत्रता जो प्यारे बच्चे फ्रीडम हो गई, फ्रीडम कितनी हो गई? वो 5 हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। 26 नवंबर 1949, अंशु यादव जी एकदम सही उत्तर है। पूजा कुमारी गुड़िया एकदम सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। आदित्य राजभर जी एकदम से सही आंसर है। वेरी गुड। एटीट्यूड बॉय, बहुत बढ़िया। AK-47 एकदम से सही आंसर है। निम्नलिखित आयोगों में से किस एक का भारत के संविधान में उपबंध नहीं है? भारत के संविधान में नहीं बताया गया है। योजना आयोग को क्या भारत के संविधान में बताया गया है? संघ लोक सेवा आयोग को बताया गया है क्या? हाँ जी, आर्टिकल 312 में बताया गया है। ठीक है, 315 में इसका गठन बताया गया यूपीएससी में, आर्टिकल 320 में इसके कार्य बताए गए हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280(1) में बताया गया है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी दिन क्वेश्चन में, कि इसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, ठीक है, और 2 क्या होते हैं? पूर्णकालिक, 2 अंशकालिक होते हैं। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? एक बार बोलेंगे, आर्टिकल 324 में। यानी ये किसी न किसी संविधान के अनुच्छेद में इनका क्या है? इलस्ट्रेशन किया गया है, व्याख्या की गई है। लेकिन प्यारे बच्चे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का जिक्र नहीं है। प्लानिंग कमीशन क्या है? आपका असंवैधानिक निकाय है। तो देखेंगे ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको? हम सांविधिक निकाय बोलते हैं। तो जिसका संविधान में वर्णन है वो संवैधानिक निकाय हो गया। अब प्यारे बच्चे एक बार आंसर बताएंगे मुझे कि योजना आयोग का प्यारे बच्चे गठन कब हुआ था? ठीक है, योजना आयोग को निरस्त कब किया गया? योजना आयोग को निरस्त कब किया गया? और इसकी जगह जो आयोग आया था नीति आयोग, इसको कब स्थापित किया गया? क्या बोलेंगे? नीति आयोग को कब स्थापित किया गया था? 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन जिसने परफेक्ट बता दिए तो मैं समझूंगा उस बच्चे के जीएस अभी तक बहुत शानदार है। ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं कि इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, और इसकी जगह जो नीति आयोग बना ये बना आपका 1 जनवरी 2015 से। क्या बोलेंगे? 1 जनवरी 2015 से बना। खत्म इसको कब कर दिया गया? 13 अगस्त 2014 को। कब निरस्त किया गया? 13 अगस्त 2014 को। और इसकी जगह लाए हम नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बनेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कभी नहीं भूलनी है 3 डेट आप लोगों को। नेक्स्ट, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? नगदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों को बोना,
एक वर्ष छोड़कर 2 या अधिक पौधों को बोना, पशुपालन और कृषि करना, यानी एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर एक साथ। तो देखने में क्या लगता है, आपका एक ही खेत में 2 से अधिक फसलों को बोना, जो एकदम से गलत हो जाएगा। इसी को मैक्सिमम बच्चे चुनते हैं। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा। तो क्या बोलेंगे, अगर आप खेती भी कर रहे हैं और खेती के साथ साथ में वहीं पर उस खेती का प्रयोग यानी फसलें बो करके जानवरों से फिर दूध निकाल करके इस तरह से आप करते हैं, तो ये प्यारे बच्चे क्या कहलाती है, आपकी मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, आपका पशुपालन और कृषि दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? कृत्रिम समझी जाती हैं, बोलेंगे एक बार। तो कौन सी मुद्रा है? एडीआर है, जीडीआर है, एचडीआर है, या फिर एडीआर और एचडीआर दोनों हैं। तो क्या बोलेंगे भैया, आपका आंसर आना चाहिए एचडीआर एक कृत्रिम मुद्रा है, यानी ये कहीं चलन में नहीं है, आप इसको किसी फॉर्म में नहीं देख सकते। जैसे रुपया है, रुपये का एक फॉर्मेट है ना, नोट का एक फॉर्मेट है 10 रुपए के का, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। तो भैया ये कहाँ प्रयोग होती है मुद्रा, इससे टॉफी खरीद सकते हैं या नहीं? बोलेंगे इससे अगर स्कूटी वाली टक्कर मार दे तो पट्टी करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकते। तो क्या बोलेंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट इसको हम बोलते हैं, विशेष आहरण अधिकार इसको हम कहते हैं। तो ये विशेष आहरण अधिकार हैं। तो ये अधिकार किसके पास हैं प्यारे बच्चे? ये अधिकार हैं आईएमएफ के पास में। तो आईएमएफ का अधिकार नहीं है ना, वो करेंसी है, बस एक फॉर्मेट उसको दे रखा है आईएमएफ। आईएमएफ जो प्यारे बच्चे 1945 में बना। आईएमएफ के आप मुझे बता सकते हैं प्रमुख कौन है इस समय पर? तो आईएमएफ के चीफ भी आपको पता होने चाहिए। क्या बोलोगे? क्रिस्टिन लेगार्ड हैं। आईएमएफ क्या है भैया? आईएमएफ है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आईएमएफ की प्यारे बच्चे जो ये एचडीआर है, इसी को कई बार एसएससी ने पूछा है, याद रख लेना कि गोल्डन पेपर किसको कहते हैं। तो गोल्डन पेपर कौन है? वो एचडीआर है। क्या बोलेंगे? वो एचडीआर है। गोल्डन बास्केट भी इसको हम बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे रहेंगे हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ, एसएससी इसको प्यारे बच्चे गोल्डन पेपर को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो ये दरअसल में एचडीआर है क्या? इसमें 5 करेंसी आती हैं। एक तो यूएस डॉलर हो गया प्यारे बच्चे, ठीक है, एक मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, आप बताना। एक ब्रिटेन का पाउंड आता है इसमें, एक जापान की येन आती है इसमें, एक चाइना की प्यारे बच्चे इसमें रेनमिनबी आती है। चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी आती है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ इसमें 5वां कौन सा आएगा? तो जो बच्चा अब तक यूरो सोच चुका होगा वो महान बच्चा है। तो 5 करेंसी को मिलकर के ये बनता है। क्या बोलेंगे? डॉलर, पाउंड, येन, रेनमिनबी और यूरो। क्या बोलोगे? डॉलर, पाउंड, येन, रेनमिनबी और यूरो होगा। कोई दिक्कत? ये आईएमएफ कितने बच्चे पढ़ चुके हैं क्लास में? तो ये मैंने आपको प्यारे बच्चे आगाज बैच में पढ़ाया भी है आईएमएफ, वहां पर ही हमने सारी बातें की, ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? बोलेंगे एक बार, कौन सा है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल, वाट घंटा, न्यूटन मीटर। तो प्यारे बच्चे जूल भी होता है ऊर्जा का मात्रक, इसी को वाट घंटा में भी हम मेजर कर सकते हैं, न्यूटन मीटर में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्या बोलोगे? न्यूटन मीटर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन किलोग्राम, मीटर, सेकंड की घात 2, ये क्या हो गया? किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड की घात 2 क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड की घात 2 होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, यही तो होता है। क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड की घात 2, है ना। और प्यारे बच्चे यहां पर क्या हो गया आपका? ये किलोग्राम हो गया। किलोग्राम मतलब एम हो गया, मास हो गया ना, और त्वरण हो गया ए। एम इंटू ए क्या होता है? ये फोर्स होता है। बल किस में होता है? हमेशा मेरी क्लासेस में याद रखेंगे, दुनिया में सबसे बड़ा फोर्स मतलब बल, बल किस में होता है? माँ में होता है। तो ये प्यारे बच्चे आपका फोर्स की यूनिट है, यानी कि बल की यूनिट है।
किसकी? बल की यूनिट है। इसी का प्यारे बच्चे आप लोगों को डायमेंशन बनाना आना चाहिए। विमा बहुत पूछता है, बना के दिखाएंगे एक बार। तो आप कहेंगे किलोग्राम की एम हो गई जी, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की क्या होगी? मीटर की आपकी क्या हो जाएगी? आपका एल हो जाएगी, और सेकंड की होगी MLT की पावर -2 हो गई। यही होगी या नहीं होगी? तो MLT की पावर -2 ये किसकी? फोर्स की एक विमा है। MLT की पावर -2 ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो कई सारे बच्चों को आज लगेगा कि प्रश्न बड़े आसान से हैं, लेकिन मेरे सिखाने का क्रम यही है, मैं आपको बहुत जटिल प्रश्नों की तरफ ले जाता हूं। तो आज जितना भी आपका स्कोर रहे, रोज मुझे आप लोगों का स्कोर एक बार बता देना, जो बच्चे बताना चाहें। और नहीं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ भैया आपको दूर रहना है इससे, शेयर लाइक कमेंट से, और बस पढ़ना है बहुत ध्यान से, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अंतिम समय तक इसमें बहुत कुछ सीखोगे। तो क्या बोलते हैं इसको? हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ गोल हो जाती है, गोल होने का मतलब है किसी चीज़ को आप दबाओगे, किसी चीज़ को दबाओगे तो क्या वो चौकोर रह जाएगी? डाइस देखा है आपने, जिससे आप लूडो खेलते हो, तो वो इतना चौकोर हो सकता है क्या? वो कम क्षेत्रफल है? नहीं, कोई भी चीज़ कम क्षेत्रफल जब होगा जब वो गोल हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ गोल कब होती है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। किसकी वजह से? तो इससे चीज़ नज़दीक आती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अपने बाल भिगोते हैं तो बाल चिपक जाते हैं। सारे बाल कहाँ होते हैं? एकदम से चिपक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो द्रव है वो सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो वर्षा की बूंद भी इसी वजह से हो जाती है प्यारे बच्चे। और इसी में अगर मैं बात करूं और क्या क्या होता है, जैसे सेविंग ब्रश होता है, सेविंग ब्रश को आप भिगाओ तो सेविंग जो ब्रश है, सेविंग ब्रश के बाल क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि उसमें अंदर लिक्विड है, और द्रव की प्रकृति होती है वो कम से कम क्षेत्रफल, क्या बोलोगे, जो साबुन का घोल होता है उसमें प्यारे बच्चे बुलबुले बनना, बुलबुले बड़े बड़े बनना, ये भी किसकी वजह से होता है? वो गोल हो जाते हैं, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। पतली सुई पानी पर तैरने लगती है, पतली सुई का तैरना यानी पानी पर तैरना, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? तो ये होता है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो बच्चा बता दे वो हीरो है सबसे पहले। तो प्यारे बच्चे सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? आपका बल बटे क्षेत्रफल होता है। सॉरी, बल बटे क्षेत्रफल नहीं, बल बटे लंबाई होगा। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही तो हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स अपॉन लेंथ क्या होता है? ये सरफेस टेंशन होता है। तो फोर्स का तो माँ हो गया, अभी बताया मैंने आपको, और लेंथ का क्या हो जाएगा? ये प्यारे बच्चे आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? किलोग्राम, मीटर, सेकंड की पावर -2 अभी निकालना आपको सिखाया था पिछले ही क्वेश्चन में, और यहाँ पर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया आपका? MT की पावर -2। इसी को हम क्या बोलते हैं? M1 L0 T की पावर -2। ये विमा आती है किसकी? सरफेस टेंशन की। किसकी विमा आ जाती है आपकी प्यारे बच्चे? ये पृष्ठ तनाव की विमा आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? जो सूखी हुई बर्फ होती है, शुष्क बर्फ, उसको क्या बोलते हैं? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? एक तो शुष्क बर्फ बहुत पूछा जाता है, और एक हंसाने वाली गैस बहुत पूछी जाती है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या बोलोगे? उसका नाम होता है भैया जी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलोगे? नाइट्रस ऑक्साइड उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम? शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस इसको हम कहते हैं, ड्राई आइस। एंड आगे आएंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत यानी लीवर, या अग्नाशय पैंक्रियाज, या फिर प्लीहा होगा, स्प्लीन होगी। तो क्या आंसर देंगे? यकृत आया बहुत सारे बच्चों का आंसर, यकृत यकृत यकृत, सी पक्का है जी। तो यकृत की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो यकृत को हम कहते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। क्या बोलेंगे? ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी? वो तो हो गई यकृत। लेकिन क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने पूछा सबसे बड़ी प्यारे बच्चे आपका मिश्रित ग्रंथि, तो वो अग्नाशय होगी। क्या होगी? अग्नाशय होगी, कभी भी गलत नहीं करें। और अग्नाशय की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, तो अग्नाशय से क्या निकलता है आपका? इंसुलिन हार्मोन,
कभी मैं आपको इंसुलिन हार्मोन का क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है। ये जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय में प्यारे बच्चे जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं उनकी भी बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, जो हमको किससे, मधुमेह से सुरक्षित रखता है। इसी की कमी से तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, अग्नाशय हो गया प्यारे बच्चे, ये इंसुलिन हार्मोन इसी से निकलता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। और ग्लूकागोन अगर पूछे कभी भी, ग्लूकागोन कहां से निकलता है, तो ग्लूकागोन प्यारे बच्चे, ग्लूकागोन जो रिलीज होता है, ग्लूकागोन का जो स्त्रावण होगा वो प्यारे बच्चे आपका अग्नाशय से होगा। प्लीहा की बात करते हैं, नहीं प्लीहा को छोड़ो, सबसे पहले सबसे बड़ी तो मैं बात करता हूं सबसे छोटी ग्रंथि की। जो सबसे छोटी ग्लैंड आप किसको बोलेंगे, एक क्वेश्चन तो ये आप मुझे बताएं, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर में। ठीक है, सबसे बड़ी आपका यकृत हो गई। तो सबसे छोटी ग्रंथि कभी भी पूछे आपसे क्या बोलोगे, वो पिट्यूटरी होती है। कौन सी है, पिट्यूटरी है। क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी। बहुत बढ़िया, पिट्यूटरी बोलेंगे। इसी को हम पीयूष बोलते हैं प्यारे बच्चे, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पिसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, उसका प्यारे बच्चे क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान का मतलब वहां जाकर के आरबीसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। तो यकृत में होंगी, प्लीहा में होंगी, या फिर मस्तिष्क में होंगी, या हृदय में होंगी। तो कहां पर प्यारे बच्चे, प्लीहा में ये खत्म हो जाती हैं। कहां पर, प्लीहा में खत्म हो जाती हैं। तो जो आरबीसी है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट भी हम इसको कहते हैं। और प्यारे बच्चे कभी भी पूछे इसका निर्माण, यानी खत्म तो हो गई भैया आपका प्लीहा में, लेकिन इनका मतलब बनती ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये बनती हैं कहाँ पर, अस्थि मज्जा में बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। कहाँ पर, बोन मैरो में प्यारे बच्चे, अस्थि मज्जा में ये क्या है आपका बनती हैं। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका लाइफ साइकिल बहुत पूछा जाता है, यानी जो इनका लाइफ स्पान है, कितने दिन तक ये रहती हैं, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। दूसरा, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, सबसे बड़ी कौन से जीव है जिसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। तीसरा पूछा जाता है, सबसे छोटी आरबीसी, क्या पूछेंगे, सबसे छोटी आरबीसी किसकी है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, लाइफ स्पान कितना है, 120 दिन का है। बहुत गजब, बहुत शानदार। कितना, 120 डेज का है। और सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी होती है, ये आरबीसी आपका हाथी की ग्रंथि बोल रहा हूं मैं, रेड ब्लड सेल्स, कोशिका, लाल रक्त कोशिका। और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, वो कस्तूरी मृग होता है। क्या बोलते हैं, कस्तूरी मृग, जानते हो, यस और नो। कस्तूरी मृग अपनी ज़िंदगी में क्या काम करता है, कस्तूरी मृग को एक खुशबू आती रहती है, और वो खुशबू उसके शरीर के अंदर से आती है, लेकिन वो पूरे जंगल में उसके लिए भागता है। और प्यारे बच्चे, हम अपने जीवन में इसी तरह इधर उधर भाग करके जब अपना समय खर्च करते हैं, जब हम खुद को फोकस पर नहीं रख पाते, तब हमको लगता है कि महक कहीं और है, हम वहाँ भागते हैं, लेकिन अंत में जीवन का भी खात्मा हो जाता है, और हमको पता चलता है वो सब कुछ हमारे ही अंदर था, जिसको हम कहीं और खोज रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है अपने पास आए एक शिष्य को लेकर के, कि जब वो व्यक्ति बाहर गया एक कुत्ते के साथ में, तो एंट्री हुई, तो उन्होंने पूछा ये कुत्ता इतना क्यों हाफ रहा है। तो उन्होंने बोला, उसके मालिक ने, कुत्ते के मालिक ने, कि जिसको जो चीज़ दिख जाती है उसी की तरफ दौड़ जाता था। इसको जो अपने जीवन में देखा ना तुमने, एक कुत्ता इधर उधर भागता रहता है। तो हम इंसान हैं, हम लोग ह्यूमन इसी के लिए हैं कि हम लोग उन सब से विकसित हैं, उन सब से विकसित है। तो हमको अपना टारगेट, अपनी फैमिली के लिए प्यारे बच्चे, या फैमिली नहीं, एटलीस्ट आपकी अपनी ड्यूटी है कि आप अपनी ज़िंदगी को पहले अच्छा करें, बाकी सब के लिए आप बाद में करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठनी किस शैली का है, बणी ठनी, बणी ठनी प्यारे बच्चे, दरअसल में ये महाराजा की पत्नी थी। बूंदी शैली का है, जयपुरी शैली का है, कांगड़ा शैली, या फिर किशनगढ़ शैली का है। तो क्या बोलेंगे, ये किशनगढ़ शैली का है भैया। शैली का मतलब होता है किस डिजाइन में, यानी कि किस प्यारे बच्चे स्टाइल में उसको बनाया गया है। और इसको बोलते हैं हम हिंदुस्तान की मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग जानते हो आप, किसने बनाई थी, जरा बताएं एक बार। हिंदुस्तान की मोनालिसा किसको बोलते हैं, मोनालिसा से किसकी तुलना की जाती है, वो बणी ठनी तस्वीर की तुलना की जाती है। और ये दरअसल में बणी ठनी कौन थी, ये महाराज थे आपका प्यारे बच्चे, सामंत सिंह की वाइफ थी। महाराज सामंत सिंह राजस्थान के थे, उनकी ये पत्नी है। ठीक है,
तो क्या बोलेंगे, इसको हिंदुस्तान की मोनालिसा या राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, बनी ठनी। तो ये महारानी का नाम है, बनी ठनी। आपको कहते हैं बन ठन के घूम रहे हैं, तो ये शब्द यहीं से निकल करके आए हैं। बनठन मतलब बनी ठनी ऐसी रहती थी। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कह रहे हैं विंची ने बनाई है, बहुत बढ़िया, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी मोनालिसा। मोनालिसा आप जानते हैं ना, जो लूव्रे म्यूजियम में रखी हुई है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है मोनालिसा आज किस म्यूजियम में रखी हुई है, लूव्रे म्यूजियम में रखी गई है। वो मोनालिसा की पेंटिंग इसलिए फेमस है, आप जिसको जिस हालात में देखते हैं कहते हैं वो ऐसी ही दिखती है, वो ऐसी ही दिखती है। एक पागल ने उसमें मोनालिसा के ऊपर कुछ फेंक दिया, अभी कुछ दिन पहले केक फेंक दिया, बोले इसमें कुछ विशेष नहीं है, तुम दुनिया में इसकी चिंता करते हो, लोग भूखे मर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं करते, आप मोनालिसा की बात कर रहे हैं। तो ये विंची की फेवरेट आपकी कुछ पेंटिंग्स हैं, यानी विंची ने अपने जीवन में 5 या 7 पेंटिंग बनाई और उनकी कीमतें आज तक कोई अदा नहीं कर पाता है। उनकी महंगाई हर वर्ष बढ़ जाती है, हर वर्ष वो बहुत महंगी हो जाती है। नेक्स्ट, पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मिजोरम में है? तो पाक्योंग विमानपत्तन की बात करते हैं प्यारे बच्चे, जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। और याद रख लेना ये सिक्किम का पहला है, क्या बोलेंगे, सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है ये, द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम। और अगर बात करें ये भारत का 100वां एयरपोर्ट है। भारत का कौन सा? भारत का 100वां एयरपोर्ट ये है आपका पाक्योंग, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन याद रख लेना ग्रीन फील्ड एक और है, सिक्किम में एक है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भैया जी? क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एयरपोर्ट है। कहाँ पर स्थित है जी? ये सिक्किम में ही स्थित है, पहला एयरपोर्ट है ये, एपी बोल एयरपोर्ट। तो पूर्वोत्तर तो एटलीस्ट समझते होगे ना। तो पूर्वोत्तर से क्या मतलब होता है? जो अपना प्यारा देश भारत है, इसमें प्यारे बच्चे इधर पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य हैं, जिनको हम 7 सिस्टर और सिक्किम बोलते हैं, यानी कुल मिलाकर के 8 है। मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे प्यारे बच्चे आपका असम हो, चाहे आपका त्रिपुरा हो, चाहे मेघालय हो और सिक्किम हो, इनको हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। तो ये पूर्वोत्तर में आते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत का प्यारे बच्चे पहला एयरपोर्ट ये है आपका, याद रख लेना। अभी एक नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत चर्चा में आया, सैफ अली जुनेजा, ये नाम याद रख लेना। ये प्यारे बच्चे जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, यूएन की वायु परिवहन जो समिति है, वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष बनी है। वायु परिवहन समिति की क्या बनी है प्यारे बच्चे? समिति की ये अध्यक्ष बनी है, ठीक है। और भारत में विमानपत्तन प्राधिकरण के तो संजीव कुमार हैं, उम्मीद करूंगा उनके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? मैंने आपको क्लास में प्यारे बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाए थे, उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चे का आंसर ठीक आना चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो प्यारे बच्चे हमने पढ़े थे, जो जैव आरक्षित क्षेत्र हमने पढ़े थे, उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 18 है। तो 18 संख्या है, तो 18 के नाम भी हमने याद किए थे, ठीक है। 18 आपको याद भी होनी चाहिए। अगस्ता मलाई था क्या? हाँ जी। नीलगिरी था क्या? भारत का सबसे पहला है 1986 का। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का बिल्कुल है। नल्ला मलाई हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, कुछ भी इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो क्या बोलोगे? ये अगस्ता मलाई मैंने आपको बताया था 2001 केरल का है। ये कहाँ का है? केरल का है। पंचमढ़ी ये आपका एमपी का था प्यारे बच्चे, 1999 का, 1991। ये आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का नीलगिरी भी था। अच्छा, अब मुझे बताओ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे पहला तो हो गया नीलगिरी, ये क्या है? भारत का। बहुत पूछा जाता है कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। जैसे नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क भारत में कितने? 106 हैं। आपसे पूछ लेगा टाइगर रिजर्व देश में कितने हैं, तो टाइगर रिजर्व आप कहेंगे 53 है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे पूछेगा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो नीलगिरी। सबसे बड़ा कौन सा है प्यारे बच्चा? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आप कहेंगे वो कच्छ का रण है। कौन सा है? कच्छ का रण। तो कच्छ का रण कहाँ पर है प्यारे दोस्त? ये गुजरात में हुआ। अच्छा, किसके लिए ये जाना जाता है? आप जानते हैं ये जंगली गधे के लिए जाना जाता है, और एसएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है। जंगली गधा हो गया आपका, जंगली गधा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक आप पढ़ चुके, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
जो प्यारे बच्चे आपका देश है जो बाकी देशों को क्या तेल भेजते हैं, तो तेल भेजने वाले इन देशों में अल्जीरिया उसमें है, हाँ जी है, अंगोला है, हाँ जी है, लीबिया है, साउथ अफ्रीका प्यारे बच्चे इसमें आपका कहीं भी ओपेक में नहीं है। क्या बोलोगे? ओपेक को जो फाउंड किया गया था, कब इसको फाउंड किया गया था? 1960 में। शुरुआत में प्यारे बच्चे इसमें 5 देशों ने मिलकर के इसको स्थापित किया। कभी नहीं पूछा जाएगा 5 देश कौन से थे, 5 देशों ने मिलकर के इसको स्थापित किया। वर्तमान में 14 देश इसमें है, ठीक है, कई जगह आप इसको 13 पढ़ते हैं, लेकिन अभी इसकी संख्या कितनी है? 14 है। हेडक्वार्टर ओपेक का कहाँ पर है? ये वियना, वियना है ना ऑस्ट्रिया में, वियना में इसका आपका क्या बोलेंगे, वियना में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही आंसर, वियना वियना वियना। 1968 नहीं 1960 में, क्या बोलोगे? 1960 में वियना हेडक्वार्टर है, और स्थापना जो हुई थी वो बगदाद सम्मेलन से हुई है, यानी मीटिंग जो हुई थी इसकी स्थापना के लिए वो बगदाद में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे आएंगे। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? बोलेंगे प्यारे बच्चे, रोज 3 बजे से क्लास होगी, रोज 3 बजे से। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? और मैंने आपको कहा एसएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर आपका एकदम से बिल्ड होना चाहिए। इन्हीं को बोलते हैं हम क्या? सरोद सम्राट। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाते हैं? आपका सरोद सम्राट। क्या बोलोगे? सरोद। वीणा के आप मुझे बताएं, सितार के आप मुझे बताएं, और वायलिन के आप लोग मुझे बताएं। एक बार आप लोगों से मुझे 2-2 कलाकार इन सब के चाहिए। तो क्या बोलोगे? जैसे सरोद से अमजद अली खान हो गए प्यारे बच्चे, ठीक है। साथ में यहां पर याद रख लेना, पहली महिला सरोद वादक भारत की कौन है? पहली महिला जो सरोद वादक हैं, पहली महिला सरोद वादक कौन है? तो महिला बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, शरण रानी, शरण रानी, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूं वीणा की, तो वीणा कौन बजाते हैं? विश्व मोहन भट्ट, याद रख लेना। क्या बोलोगे? विश्व मोहन भट्ट हैं। और प्यारे बच्चे लालमणि मिश्रा हैं। कौन है? लालमणि मिश्रा हैं, लालमणि मिश्रा जी। ये किसके लिए जाने जाते हैं? आपका वीणा के लिए। सितार के लिए कभी मत भूलना पंडित रविशंकर। क्या बोलोगे? पंडित रविशंकर 5 बार जिन्होंने ग्रैमी जीता है। बंदे हसन। अच्छा, कोई ऐसा होशियार छात्र है जो पलक झपकते समय ये बता दे कि पंडित रविशंकर को पहला ग्रैमी किस वर्ष मिला था? क्योंकि ये पहले भारत में भी है, पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड भारत के लिए जीता था। उम्मीद करूंगा बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा। प्रेम वर्मा जी हमेशा सही उत्तर देने के लिए जाने जाते हैं। 1968, 1999। प्यारे बच्चे, मैंने आपसे भारत रत्न नहीं पूछा, प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू, आप हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि भारत रत्न, मैंने आपसे पूछा है ग्रैमी। तो ग्रैमी इनको मिला 1900 क्या बोलेंगे 68 में। वायलिन से प्यारे बच्चे TN कृष्णन। दोबारा प्यारे बच्चे मैं कभी आपको ये नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपसे पूछूंगा इन नामों को, और नए नामों पे हम हमेशा चर्चा करेंगे, ठीक है। और अली अकबर खां सरोद के लिए जाने जाते हैं, अली अकबर खां। ऐसा समझो नेवर रिपीटिंग, बस चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो मैंने बोला अमजद अली सरोद सम्राट है, और पहली महिला सरोद वादक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शरण रानी, ठीक है। वीणा के लिए विश्व मोहन भट्ट और लालमणि मिश्रा हो गए। सितार के लिए पंडित रविशंकर, बंदे हसन हो गए। और आपका वायलिन के लिए N राजम और TN कृष्णन हो गए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो आप देख रहे होंगे जो आप प्यारे बच्चे क्लासेस कर रहे हैं उसका रिवीजन भी और नई चीज़ें आप सीख पाएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये मैं आपको पढ़ा चुका प्यारे बच्चे स्टैटिक जी के आगाज बैच में ही। किसने 26 बार ऑस्कर जीता है? तो क्या बोलोगे? भैया वॉल्ट डिज्नी ने जीता है। किसने? 26 बार, 22 बार मेन, 4 बार मानद, ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हैं क्या कि ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर, जिसको हम अकेडमी ऑफ मेरिट अवार्ड भी कहते हैं, 1929 में 16 मई 1929 को इसकी शुरुआत हुई, और इसको हम बोलते हैं अकेडमी ऑफ मेरिट। क्या बोलते हैं? अकेडमी ऑफ मेरिट। आज ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ये 1929 में। बस एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, पहला अश्वेत व्यक्ति कौन था जिसको ऑस्कर मिला? पहला अश्वेत, या बोले अफ्रीकी, या काला बोले, पहला अश्वेत व्यक्ति जो गोरा नहीं था वो कौन है जिसको प्यारे बच्चे आपका ऑस्कर मिला? तो क्या आंसर आएगा आपका? पोइटियर को मिला। किसको?
पोइटियर को मिला प्यारे बच्चे 1963 में, ठीक है, 1963 में, ठीक है। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन आता है आपका कि अगर हम बात करें कितने भारतीयों को अब तक प्यारे बच्चे ऑस्कर मिल चुका है, क्या पूछे, कितने भारतीय ऐसे हैं, कितने इंडियंस हैं जिनको ऑस्कर मिल चुका है, कितने भारतीय जिनको प्यारे बच्चे क्या मिला, ऑस्कर मिला है। ऑस्कर अवार्ड मिला है आपका जो एम्पास अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस देती है, कोडेक थिएटर हॉलीवुड अमेरिका में दिया जाता है। 5, गजब भाई, बहुत शानदार, बहुत गजब। पांचों नाम फिंगर टिप्स होने चाहिए। तुम उन बच्चों की तरह मत बनना जो कुछ चीज़ें मेजर ढूंढते, ये पढ़ लो, कुछ लोग कहते हैं इस किताब में जो बॉक्स बने हुए पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ कुछ आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है अगर आप कुछ पढ़ोगे ना, कुछ की बोलते हैं लोग इस किताब में से ये कुछ चीज़ें बने हुए हैं, ब्लॉक ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ कुछ तुम्हारे पेपर में दिमाग खराब हो जाएगा, अगले साल फिर तैयारी करोगे। तो कितने प्यारे बच्चे बोलेंगे? 5 को। 5 कौन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? पहले कितने भारतीय हैं जिनको ऑस्कर मिला है? पहले भारतीय थे आपके कौन? भानु अथैया। क्या बोलोगे? भानु अथैया थी जिनको मिला है 1983 में, 1983 में, ठीक है। किसके लिए मिला था जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया इनको किसके लिए मिला था? गांधी फिल्म में इन्होंने आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, जो गांधी फिल्म में गांधी बने थे तो गांधी की भूमिका कौन से एक्टर थे जिन्होंने निभाई थी? आज ही क्लास में पढ़ाया है प्यारे बच्चे, और ये आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। दूसरे इसमें सत्यजीत रे थे। सत्यजीत रे कब मिला था? सत्यजीत रे को 1992 में, 1992, एक बंगाली फिल्म निर्माता थे। तीसरे प्यारे बच्चे AR रहमान, इन तीनों को 2009 में मिला है। गुलजार साहब को भी जय हो मूवी के लिए, प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? साउंड मिक्सिंग के लिए। और रेसुल पुकुटी को भी, क्या बोलेंगे? रेसल पुकुटी को भी कब मिला है आपका? ये तीनों को 2009 में मिला है। तो ये 5 भारतीय हैं। गांधी फिल्म की भूमिका किसने निभाई? बहुत बढ़िया, बेन किंग्सले। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया बेन किंग्सले। कौन है? हॉलीवुड के अभिनेता बेन किंग्सले। और इसके प्यारे बच्चे डायरेक्टर कौन थे? जो निर्देशक जिन्होंने क्या किया, इसका निर्देशन किया था, वो निर्देशक कौन थे? तो रिचर्ड एटनबरो है। कौन है? रिचर्ड एटनबरो है, ठीक है। भानु अथैया एक महिला हैं। पहले पुरुष पूछे ऑस्कर जीतने वाले तो हमेशा सत्यजीत रे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल जो हमारे यहाँ प्यारे बच्चे एक शास्त्रीय भाषा है। हमारे हिंदुस्तान में, मैं किसी दिन क्वेश्चन आपको कराऊंगा, शास्त्रीय भाषा कितनी है? शास्त्रीय भाषा 6 है। कितनी है? शास्त्रीय भाषा हमारी 6 है। तो सिंगापुर प्यारे बच्चे इसमें बोली तो मॉरिशस में भी जाती है तमिल, कभी मत भूलना, मॉरिशस में भी तमिल भूली जाती है। मॉरिशस में, अगर हम मॉरिशस की बात करें तो इसमें तमिल भी बोली जाती है, तेलुगु भी इसमें बोली जाती है प्यारे बच्चे। इसमें प्यारे बच्चे आपका अगर हम बात करें क्या, भोजपुरी भी बोली जाती है। लेकिन प्रमुख भाषा, जैसे सिंगापुर में जो भाषा है प्यारे बच्चे, यहाँ की भाषा जो नेशनल लैंग्वेज है, जो राष्ट्रीय भाषा है यहाँ की, वो मलय है। और मलय के साथ साथ सबसे प्रमुख भाषा, दूसरी भाषा का नंबर आता है तमिल का सिंगापुर में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? तमिल सिंगापुर में हो गई, और सिंगापुर के साथ साथ में प्यारे बच्चे हमारे कौन से? श्रीलंका में हो गई। किसमें? श्रीलंका में हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे आएंगे। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश खेमका, R कौशिक, गीता पीरामल, या फिर डॉक्टर विमल जालान है। तो क्या बोलोगे? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, यानी कि आपका जब से निर्भरता से लेकर के आज तक के सेल्फ रिलायंस के लिए किसने पुस्तक लिखी है? तो डॉक्टर विमल जालान, जो RBI के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है, RBI के। तो इनकी एक पुस्तक और है, याद रख लेना, द इंडिया स्टोरी किसकी बुक है? इंडिया स्टोरी किसकी बुक है? ये प्यारे बच्चे विमल जालान की बुक है। विमल जालान किसके थे? RBI के क्या थे? आपका गवर्नर थे। किसके? RBI के गवर्नर थे। RBI क्या करता है प्यारे बच्चे? RBI नोट छापता है। सारे बच्चे जानते हो, सारे नोट RBI छापता है। लेकिन 1 रुपये का नोट, क्या बोलोगे? 1 रुपये का नोट, ये भी आप बच्चे जानते होंगे सारे के सारे। 1 रुपये का नोट RBI नहीं छापता,
₹1 का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय छापता है, और इस पर जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। क्या बोलोगे? वित्त सचिव के होते हैं। अगर सिक्के की बात करें, सिक्के कौन छापता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई नहीं। सिक्के टकसाल में छपते हैं जो भारत सरकार द्वारा केंद्रित होती हैं। टकसाल भारत में कितनी है प्यारे बच्चे? 4 हैं, बताऊंगा किसी दिन। और नोट छापने के कारखाने कितने हैं? एसएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछा, नोट के जो छापे खाने हैं उनकी संख्या भारत में कितनी है? वो भी 4 है, जिक्र करेंगे। अभी बस जस्ट नंबर जानिए, क्रम से चीज़ों को हम सीखते हुए चलेंगे। सिक्के टकसाल कितनी? 4, नोट छापे खाने 4, ₹1 का नोट वित्त मंत्रालय, और आरबीआई नोट छापता है। गीता पीरामल जी, आर कौशिक जी। अगर मैं बात करूं गीता पीरामल की, तो इनकी एक पुस्तक अभी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चित भी रही, बिजनेस महाराजा। क्या बोलोगे? बिजनेस महाराजा बुक किसकी है? ये प्यारे बच्चे आपका गीता पीरामल की बुक है। और मंगला जोड़ी का जादू बहुत चर्चित किताब रही, ये आपका उनके ऊपर लिखी गई है जो हमारी विलुप्त जाती हैं। मंगला जोड़ी का जादू, मंगला जोड़ी का जादू बुक किसकी है? ये बहुत चर्चित अभी रही, अविनाश खेमका जी की बुक। और आर कौशिक क्रिकेट के ऊपर बहुत चर्चित बुक लिखी, भारतीय दौरों पर एक किताब लिखी है, इंडियाज, क्या बोलेंगे, जो भारत के दौरों के ऊपर लिखी, इंडियाज 17 ईयर टेस्ट, 17 ईयर टेस्ट, ये प्यारे बच्चे इन्होंने लिखी है। ठीक है, भारत के जो दौरे थे, तो इंडिया 17 ईयर टेस्ट, ये किसकी पुस्तक है? ये आर कौशिक जी की किताब है। भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वय 2022 का अभ्यास आयोजित किया गया? समन्वय 2022 हुआ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पोखरण में, पोखरण है, सॉरी पोखरण नहीं है, गुजरात का, सॉरी गुजरात बोल रहा हूँ, राजस्थान का पोखरण, जहां पर हमने परमाणु परीक्षण किए थे। तो पोखरण आगरा, मुंबई या फिर हैदराबाद में? तो क्या बोलोगे? ये आगरा में किया इंडियन एयरफोर्स ने प्यारे बच्चे। और ये किसके लिए? मानवीय सहायता के लिए। यानी कभी आप जानते हो ना, मानवीय सहायता से मतलब है कभी कभी बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है तो आपदा राहत के लिए। और इसमें कौन कौन था? आपका भारत के साथ में प्यारे बच्चे दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश थे, दक्षिण पूर्वी जो एशियन कंट्रीज हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, वो इसके साथ में इस अभ्यास में शामिल थे। अभी हुआ ये आपका प्यारे बच्चे नवंबर लास्ट में 2022 में, इसीलिए आपकी परीक्षा के लिए आने के प्रबल चांसेस हैं। 28 से 30 नवंबर तक ये चला। अच्छा, अब मैं आपसे 5 अभ्यास पूछने जा रहा हूँ। 5 अभ्यास आप लोग मुझको एक बार आंसर करेंगे सारे बच्चे। एसके शर्मा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ज्योति कुमारी तो बोलेंगे भैया एक तो वॉर एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, वॉर एक्सरसाइज आपको मुझे बतानी है कौन सी, किस किस के बीच होती है। मित्र शक्ति आप मुझे बताएं किस किस के बीच होती है, मतलब भारत के ही बीच होती है। और बाकी अन्य दूसरा देश कौन सा है? मित्र शक्ति बोले। गरुड़ बताएं आप मुझे, गरुड़ प्यारे बच्चे जो गरुड़ आपका गरुड़ अभ्यास होता है, गरुड़ शक्ति होता है। धर्म रक्षक आप मुझे बोलें, 4 ही बता दें आप। धर्म रक्षक अभ्यास किसके बीच होता है? अगर बात करें सूर्य किरण किसके बीच होता है? सूर्य किरण अभ्यास किस किस के बीच होता है? और वॉर एक्सरसाइज भी बताई दो। एक वॉर एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास, इनमें होती है वॉर एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच होती है? तो वॉर एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। सूर्य किरण की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, इंडिया और नेपाल के बीच में। धर्म रक्षक की अगर हम बात करें, इंडिया और जापान के बीच में। गरुड़ शक्ति की हम बात करें, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। अगर मित्र शक्ति की हम बात करें, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है। ठीक है, वर्सेज कौन है इन सभी के? इंडिया। वर्सेज तो नहीं होता, वर्सेज का मतलब तो विरुद्ध होता है, साथ में होती हैं। किसके साथ में होती हैं? आपका ये सारी साथ में होती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया। मित्र शक्ति हो गया श्रीलंका के साथ में प्यारे बच्चे, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ में, धर्म रक्षक जापान के साथ में, और सूर्य किरण आपका नेपाल के साथ में, वॉर एक्सरसाइज यूएसए के साथ में। नेक्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे? ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, क्या बोलोगे? ऑब्जर्विंग सिस्टम 2022 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? क्लाइमेट मतलब कि आपका जलवायु के लिए, ऑब्जर्विंग मतलब उस पर ध्यान देना। ये कहाँ पर हुआ? फ्रांस, भारत, जर्मनी और जापान। तो कहाँ पर हुआ है प्यारे बच्चे? ये जनवरी में हुआ है। और क्या बोलोगे?
जनवरी नहीं, ये जर्मनी में हुआ है। किसने किया ये आपका क्या बोलेंगे, आपका ये भैया एक तो WMO और साथ में अगर हम बोले यूनेप द्वारा आयोजित हुआ। WMO और यूनेप द्वारा ये क्या हो गया आपका, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यूनेप पूछे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972, हमेशा याद रख लेना, इसकी स्थापना 1972 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी मैंने आपको पढ़ा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में है। WMO पूछे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, ये जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर प्यारे बच्चे है। ठीक है, तो ये हुए हमारे 25 प्रश्न। तो उम्मीद करूंगा जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, SSC के लिए चल रही है, किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मतलब हम मिलके इसमें बहुत मेहनत करने वाले हैं। आप लोग सिर्फ इतना प्यारे बच्चे एक प्रॉमिस करना कि जितना मैं आपको कराऊं उतना आप एक बार प्लीज़ स्टडी करके आएंगे क्लास में। 10 से 15 मिनट जब आप चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत कॉमन होंगी। कुछ को आज जटिल प्रश्न लगे होंगे, कुछ को आसान लगे होंगे। तो आसान प्रश्न आपको इसलिए लग पाते हैं क्योंकि आपने उनको पढ़ा है, प्रश्न जटिल आपको इसलिए लग पाते हैं क्योंकि आपने उसको नहीं पढ़ा है। तो प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करूँगा आप सब लोग इसका आंसर एक बार करेंगे और बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे हमेशा आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो एक बार अपना ख्याल रखना बहुत सारा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी एक बार बोल देंगे। कोई भी दिक्कत है, आपके कोई भी शब्द हैं वो हम लोगों के लिए बहुत मान्य है। तो कोई भी आप लोगों का सुझाव है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, हमेशा वेलकम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। सिर्फ आज बताएंगे क्योंकि आज की पहली क्लास है। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। मिलते हैं कल 3 बजे।